let us get started with the first passage, children. Part A, reading section. Read the following passage and answer the questions. You have to answer any 10, you can see. And there are 11 questions here. And here is the portion highlighted are the answers. Why I have done so? See, you will not see the answer. First, you will read the questions. तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सिर्फ क्वेश्चन, यू विल नॉट इवन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट कोलंबस. तो कुछ तो समझ में आ रहा है कि पैसेज में शायद कोलंबस के बारे में है. फिर पैसेज के अकॉर्डिंग एलिस को किसने हेल्प किया फॉर सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ द नॉर्मैंडी 1944 में. उसके बाद से फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो उसका मेन टॉपिक क्या है. देन सेकंड पैराग्राफ में वेदर को किस तरीके से देखा जा रहा है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन की, किस तरीके से वेदर जो है अपहीवल अमेरिका में कुछ डिकेड्स पहले अपहीवल कॉज किया था. उसके बाद से आप कर सकते हो कि किस तरीके से इंसान को आज क्या करना चाहिए वेदर से रिलेटेड. देन वेदर क्या लाता है इंसान के लिए, वो बेनिफिट है, डिसएडवांटेज है, या फिर हम पैसेज से क्या कंक्लूड करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी के नेशंस ने किस तरीके से इंटरनेशनल एपरेटस क्रिएट किया है, क्या मेंटेन किया है. तो एक गो में आपको जितना समझ में आए आप सिर्फ उतना ध्यान से कर लेंगे. और अब हम आते हैं एक एक करके. तो आपने क्वेश्चन जब पढ़ा तो आप सिर्फ कीवर्ड्स याद रखेंगे. आपने कोलंबस याद रखा, आप 1944 याद रखिए, आप फर्स्ट पैराग्राफ याद रखिए, सेकंड पैराग्राफ में वेदर याद रखिए. उसके बाद से आप याद रखिए कि अमेरिका में कुछ डिकेड्स पहले क्या हुआ. फिर आप याद रखिए कि वेदर को कंट्रोल करने के लिए इंसान को क्या करना होगा. और फिर याद रखिए कि वेदर इंसान के लिए क्या है. तो ये दो चार चीज़ें जब दिमाग में आपके घूमेंगी, अब आप पैसेज पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा. ठीक है, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे. तो जैसे ही हम पैसेज पढ़ते हैं ना बच्चों, हम क्वेश्चन जब भी आंसर ढूंढते हैं तो हम सबसे पहले एक की वर्ड को जो है हम पकड़ लेते हैं. और यहाँ पर वो की वर्ड है कोलंबस. ठीक है, तो हम कोलंबस के लिए हम ऊपर जाएंगे तो आप पहली दूसरी लाइन में ही पकड़ लेंगे कि कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका. ये बिल्कुल सही बात है, तो ये गलत हो गया आंसर. स्टोल द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका फ्रॉम, ये किसी से चुराया नहीं उन्होंने. ही डज नॉट डिजर्व टू बी नोन एज मैन हु डिस्कवर्ड, बिल्कुल नहीं, ही डिजर्व्स. तो हम कुछ आंसर्स तो ऐसे ही पढ़ के बता देंगे, लेकिन करेक्ट आंसर वो हमको पैसेज में मिलेगा. और वो ये कि उनको खुद भी नहीं मालूम था कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं, जिस जगह को उन्होंने डिस्कवर किया है वो अमेरिका है, क्योंकि बाद में नामकरण हुआ इसका. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि पैसेज में लीज जो है उनको किस चीज़ ने हेल्प किया था. तो 1944, आप सीधा 1944 पर पहुंच जाएंगे. और अगर आप ध्यान दें तो आप थर्ड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन देख लीजिए, वहाँ 1944 लिखा है. तो आंसर भी यहीं कहीं होगा, इन्हीं दो चार लाइनों में. अब आइए, अब आंसर इसका ये है कि जो एलिस को किस चीज़ में इसकी वजह से मदद मिली. वो मदद मिली कि भाई यहाँ पर जो वेदर था उसकी बात हो रही है. तो अगर हम इन लाइनों पे आएँ तो आप ध्यान से पढ़ें. द एलीड इन्वेजन ऑफ नॉर्मैंडी was made possible by a narrow interval of reasonably good weather between the bad. गुड वेदर बिटवीन द बैड, यहीं छुपा है आपका आंसर. यानी बैड के बीच में एक शॉर्ट स्पैन, एक नैरो इंटरवल गुड वेदर का था. यही आंसर तो नहीं कहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बच्चे देखिए, कंफ्यूज तो आप होंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि क्या सिर्फ बैड वेदर था, क्या सिर्फ एक्सीलेंट वेदर था, या खराब वेदर था फॉलोड बाय बैड वेदर. नहीं तो या फिर फेयरली गुड वेदर, इट वाज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फेयरली गुड वेदर. मतलब एक शॉर्ट पीरियड था, ये ज़रूर नहीं बता रहे हैं यहाँ कि बैड के बीच में गुड वेदर, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड तो था ना. तो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन यहाँ है. बच्चे बैड वेदर देख के इसको करेक्ट कर देंगे, गुड और बैड दोनों को देख के. तो यहाँ बच्चों बहुत ध्यान देना आपने कि जो हाईलाइटेड पार्ट है मेरा, वो मेरा करेक्ट आंसर है. ठीक, अब मेन टॉपिक फर्स्ट पैराग्राफ में. जैसे आप फर्स्ट कुछ पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे, पहले पैराग्राफ में आपको कोलंबस के बारे में बात हो रही है, आप एलिस के बारे में बात हो रही है, वेदर के बारे में बात हो रही है. तो कहीं ना कहीं ये शो किया जा रहा है कि जो सक्सेस है पास्ट में, दैट हैड डिपेंडेंट ऑन दी वेदर. उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे वेदर को किस तरीके से वो किया जा रहा है. तो आपको इस पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा कि वेदर इज ट्रीटेड एज पावरफुल डिस्ट्रॉयर ऑफ
ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद से हाउ डिड वेदर कॉज ग्रेट अपहीवल। अब अमेरिका में कुछ डिकेड्स पहले जो है वो कैसे इस वेदर ने एक पूरा अपहीवल यानी सब कुछ उलट पलट के रख दिया था, वो आंसर आपको सिर्फ एक कीवर्ड ढूंढना है, अमेरिका। तो बेटा यहाँ पर कुछ डेकेड्स पहले इट डिवास्टेटेड टाउन्स इन द फॉर्म ऑफ टर्नाडोज, हरिकेन्स एंड फ्लड्स। ये आपको मिलेगा आप अगर ध्यान दें, ये वेदर ने किस तरीके से इन सारे टाउन्स को डिवास्टेट कर दिया, हरिकेन्स कॉज किया, ये आपको मिल जाएगा इस यहाँ लाइनों में। ये देखिए है ना, तो आपको ये आंसर है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स ढूंढते हुए चले जाना है। फिर आगे आप बढ़ेंगे, उसमें आगे आपको बोला गया है कि सेकंड पैराग्राफ में वेदर को कैसे देखा जा रहा है, कि वेदर एक अनप्रेडिक्टेबल फोर्स या कैप्रिशियस है, मैन का बेनिफैक्टर है या मैन का चीफ एनिमी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि वो एक पावरफुल डिस्ट्रॉयर है ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का, है ना। अभी अभी हमने हरिकेन्स टोर्नाडोज के बारे में जो पढ़ा उससे ये प्रूफ होता है। उसके बाद हम आते हैं कि किस तरीके से जो है इंसान जो है विक्टिम ना बने इनका वेदर का, है ना। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें हम जितना हो सके उतना उसके बारे में लर्न करेंगे, जानेंगे, तब उसके विक्टिम्स नहीं बनेंगे। उसी तरीके से हम इंसान के लिए क्या अब अगर वेदर वो वाकई चाहता है कंट्रोल करना तो उसे क्या करना होगा भाई, बट नेचुरल से फाइट करना पड़ेगा, उसको जानना होगा कि कैसे उससे एस्केप किया जाए, उसे मैनिपुलेट करना वेदर को आना चाहिए। हालांकि ये मैनिपुलेशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तो इन सारी ही चीज़ों के लिए आपको नहीं लगता कि उसे पहले स्टडी करना चाहिए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है स्टडी इट। उसी तरीके से इंसान जो है वो क्या कंट्रोल वेदर उसके कंट्रोल में है, तो इसका तो कहीं आसार नहीं दिख रहा। उसी तरीके से क्या हैज़ मेड नो एडवांस व्हाट्सोएवर टुवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ वेदर, क्या वहीं पर है जहां आज से 50 साल पहले थे, या थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है, इसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है पैराग्राफ में। फिर क्या इंसान फोरकास्ट कर सकता है एक्यूरेसी के साथ? ये भी संभवतः, बस एक्यूरेसी तो नहीं रहती उतनी, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत फोरकास्ट हम करने लगे हैं, वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट जिसके लिए लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है पैसेज में। तो पैसेज में जो जिक्र है उसके अनुसार इंसान अभी भी बहुत बहुत दूर है वेदर के को कंट्रोल करने से। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। वेदर ब्रिंग्स ओनली बेनिफिट, क्या वेदर सिर्फ बेनिफिट्स लाता है या सिर्फ डिसएडवांटेजेस लाता है या इनकन्वीनियंस लाता है सिर्फ? तो हमारे हिसाब से कि तो भाई कभी कभी तो इसका बेनिफिट भी बहुत है हमारे फार्मर्स के लिए, ठीक है ना, और डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइफ लॉस टू लाइफ प्रॉपर्टी। तो अगर देखा जाए तो बहुत बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसी तरीके से वी कैन कंक्लूड। अब पैसेज से पूरा पढ़ने के बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पैसेज से को पूरा पढ़ने के बाद क्या हम ये इन तीनों में से जो बी सी डी है वो ऑप्शन पहले चेक कर लें कि क्या ये तय है कि इंसान जो है वेदर के द्वारा ही ख़त्म किया जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, या इंसान अभी भी फोरकास्ट नहीं कर सकता वेदर, या वेदर पर ट्रैक नहीं रख सकता। तो अगर ये तीनों को हम देखें तो हम ये तीनों को ही रूल आउट कर सकते हैं, यानी ये गलत है। तो मैन बिल्कुल सी ये सच बात है कि इंसान जो है वेदर की मर्जी पर है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी के नेशंस ने एक इंटरनेशनल एपरेटस मेंटेन किया है, और वो एपरेटस क्या है? अब चूंकि ये फिगर है इसलिए इसको पैराग्राफ में ढूंढना बहुत आसान होता है। अब आप देखिए मैं ऊपर जा रही हूँ और फिगर ढूंढ रही हूँ 100,000 स्टेशन, ये देखिए साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप बड़े आराम से उसको ढूंढ सकते हैं, फिगर्स वाले क्वेश्चंस में तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। क्लू है 1944, जैसे आप सेकंड क्वेश्चन पे आइए 1944, आप ऊपर जाइए, आप देखिए कि 1944 कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए आप 1944 यहाँ लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से आप आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट पैसेज था। अब हम आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही न्यू इंट्रोडक्शन, और वो है केस बेस्ड स्टडी की तरफ। आप ये देख सकते हैं एक टैबुलर फॉर्म में मैंने एक तैयार किया है, जिसमें इन 6 सब्जेक्ट्स में रिसर्च स्कॉलर्स का आंकड़ा दिया हुआ है 2015 का।
तो अब फटाफट चलिए क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हालांकि केस बेस्ड स्टडी में याद रखना है आपको कि वो पाई चार्ट, टेबुलर फॉर्म, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, सर्वे जैसा भी दिया गया होगा, पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा उसे अच्छे से कि आखिर किया क्या गया है, टेबल में दिखाया क्या जा रहा है। तो हमने टेबल में देख लिया कि भाई ये रिसर्च स्कॉलर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, 2015 साल में इतने बच्चों ने रिसर्च किया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर रिसर्च इन 2015, कितने सब्जेक्ट्स को रिसर्च किया गया था 2015 में। तो साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो आपका करेक्ट आंसर 6 हो गया। उसी तरीके से गर्ल्स ने बॉयज़ को एक्सेल किया, किस में एक्सेल किया, गर्ल्स किस में एक्सेल कर रही हैं, आप देखिए एक्सेल मतलब उनको पछाड़ रही हैं, उनको पीछे छोड़ रही हैं। तो गर्ल्स इसमें छोड़ रही हैं पीछे, इसमें ऑलमोस्ट बराबर है नेचुरल साइंस में, इसमें पीछे हो गई, इसमें पीछे हो गई, इसमें पीछे हो गई, इसमें पीछे हो गई। तो एक ही सब्जेक्ट है लिंग्विस्टिक्स, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर आ गया लिंग्विस्टिक। लड़के गर्ल्स को किस में एक्सेल कर रहे हैं, तो अब लड़कों का जब हम आंकड़ा देखेंगे तो लड़के किस में एक्सेल कर रहे हैं, लड़के एक्सेल कर रहे हैं आप आइए साइकोलॉजी में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में कर रहे हैं। तो एक में तो बराबर ही हैं, तो ना इसमें एक्सेल कर रहे हैं ना पिछड़े हुए हैं, इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे लड़के जो हैं गर्ल्स को एक्सेल कर रहे हैं 1 2 3 4 सब्जेक्ट में, और यहाँ अब 2 2 का आंकड़ा दिया तो ये आपको कंफर्म करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर है, एक तरीके से आप कह लीजिए सब में एक्सेल कर रहे हैं सिवाय लिंग्विस्टिक्स के, है ना। उसके बाद बॉयज़ और गर्ल्स जो है उन्होंने इक्वली किस में रिसर्च किया है, इक्वली उन्होंने रिसर्च किया है नेचुरल साइंस में, साफ दिख रहा है एकदम। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में हाईएस्ट नंबर रिसर्च स्कॉलर के किस सब्जेक्ट में है। हाईएस्ट नंबर कैसे चेक करेंगे, आप टोटल देखेंगे, टोटल किसका ज़्यादा है, 400 टोटल ज़्यादा है नेचुरल साइंसेस का, तो इसका भी आंसर नेचुरल साइंस हो गया। ठीक, उसके बाद से हम आएंगे कि जो सर्वे है वो ये शो करता है कि लड़के लड़की दोनों लीस्ट इंटरेस्टेड हैं किस में। तो आप खुद देखिए लीस्ट इंटरेस्टेड कौन सा सबसे टोटल जो है सबसे कम कहाँ जा रहा है, टोटल सबसे कम जा रहा है 190, आप देख सकते हैं, और वो जा रहा है लिंग्विस्टिक्स में। तो हम इसका आंसर आ जाएगा लिंग्विस्टिक। उसी तरीके से लड़के इक्वली इंटरेस्टेड किस में हैं, इक्वली इंटरेस्टेड यानी लड़कों की बात हो रही है, तो वो इक्वली इंटरेस्टेड देखिए 2 आंकड़े हैं, 200 200 और 200, यानी 3 सब्जेक्ट में, नेचुरल साइंस में, साइकोलॉजी में और मैथमेटिक्स में। ठीक, और दूसरा आंकड़ा शो कर रहा है इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग में, इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग में। तो अगर 3 सब्जेक्ट दिए रहते तो ये आंसर करेक्ट होता, 2 सब्जेक्ट हैं तो ये आंसर करेक्ट है, उस हिसाब से इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि लड़कियां किस में लीस्ट इंटरेस्टेड हैं। तो आप देखिए लड़कियां का सबसे कम नंबर है मैथमेटिक्स, 40 लड़कियां हैं सिर्फ, इन्होंने रिसर्च किया है, तो 40 यानी मैथमेटिक्स। फिर किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट, किस सब्जेक्ट में टोटल नंबर 380 से एक्सीड कर रहा है, 380 से एक्सीड सिर्फ एक सब्जेक्ट में कर रहा है, आप देख सकते हैं नेचुरल साइंस में। सेकंड टेबल में टोटल में नीचे आइए 400 लिखा है, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट है नेचुरल साइंस, तो आप आ जाएंगे नेचुरल साइंस में। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आ जाते हैं कि लड़के जो है वो किस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आते हैं, आंसर तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन कैसे, हम इसको थोड़ी स्टडी करना पड़ेगा आपको। और लड़के, है ना, बॉयज़ की बात हो रही थी, तो बॉयज़ तो भाई नेचुरल साइंस में है, साइकोलॉजी, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अभी इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में इसको बदलते हैं। ठीक है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बच्चों, ये 1 2 3। ठीक, तो इन तीनों को हम टोटल कर लेंगे, यानी 150 150 और 200। ठीक, उसी तरीके से नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट कौन से हैं बच्चों, साइकोलॉजी, नेचुरल साइंस और लिंग्विस्टिक। इसके बॉयज़ का टोटल जब हम करते हैं तो 200 200 और 80, तो ये आता है 480 और ये आता है 500 सीधा। तो आप देख सकते हैं बच्चे किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लड़के वो टेक्निकल सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, हमने खुद ही प्रूफ कर दिया यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा आंसर ए टेक्निकल सब्जेक्ट। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर आप, जहाँ पर नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर सेम किस में है, नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर सेम जो है वो आप देखिए, नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर। अब ये ध्यान ही रखना है बच्चों, ये हम देखो क्वेश्चन में ही आंसर छपा है एक्चुअली देखा जाए तो। नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर आर सेम इन, रिसर्च स्कॉलर हम लड़के लड़की कुछ नहीं पूछ रहे हैं,
यहाँ ये पूछा जा रहा है कि रिसर्च स्कॉलर सेम किस में है, तो सेम टोटल की आंकड़ा किस में जा रहा है, मतलब सेम किस में है, जा रहा है आपका एक तो जा रहा है ऑलमोस्ट, एक मिनट बता रही हूँ, देखिए एक मिनट, क्वेश्चन काफ़ी, नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर आर सेम इन इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये कैसे आएगा इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, देखिए आप टोटल करिए, ठीक है। अब 240 और 240 आपको दिख रहा है टोटल यहाँ पर बच्चों, ये देखिए। तो कभी कभी ऐसे क्लिष्ट क्वेश्चन आ जाते हैं डिफ़िकल्ट, ये आपको मतलब ये देखना है कि मुझे टोटल काम आएगा या मैं सिर्फ बॉयज़ का देखूं या मैं सिर्फ गर्ल्स का देखूं, तो इन चीज़ों में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, वरना थोड़ी से आप गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया लास्ट वाले क्वेश्चन का ए, ठीक। अब आते हैं लिटरेचर सेक्शन में, बढ़ते हैं। लिटरेचर सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा वो एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, आरटीसी जिसको हम कहते हैं, ये या तो फ्लेमिंगो से होगा या विस्टास से होगा, हाँ। और इसमें 3 पैसेजेस होंगे, ए, बी और सी। अब इन 3 में से कोई 2 आपको करने होंगे, तो यही हुआ है यहाँ, चलिए देखते हैं। अब ये फूड वाला चैप्टर है, फूड का ये लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, फूड की जहाँ बात हो रही है, ईटिंग स्टमक की जहाँ बात हो रही है, ग्रेन्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है ढाका की, ठीक है, और ये बात हो रही है सीमापुरी की। तो आप चैप्टर आई एम श्योर तुरंत पहचान जाएंगे, ये है आपका लॉस्ट स्प्रिंग, और लॉस्ट स्प्रिंग में सब पहली सब स्टोरी समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ठीक। अब आंसर्स करते हैं, चलिए। जब आप लेसन पहचान जाएंगे ना तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पर ये दे कौन है भाई, यहाँ दे किसको रेफर किया गया है, ये दे कौन है, यहाँ पर ये दे जो है इट रेफर्स टू रैक पिकर्स, ठीक है, जो ढाका से आए थे और अब यहाँ पर वो रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं। फिर वो कहाँ से आए हैं, देखो इसमें कहीं मेंशन नहीं है ढाका, लेकिन आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में चैप्टर की बिगिनिंग में ही दिया गया है कि ढाका से ये आए हैं। तब वहाँ रैक पिकिंग नहीं करते थे, यहाँ आकर सीमापुरी में इन्होंने रैक पिकिंग शुरू की है। उसके बाद से क्वेश्चन पूछ रहा है वाई डोंट दे वॉन्ट टू रिटर्न टू देयर होम टाउन, अपने होम टाउन क्यों नहीं लौटना चाहते भाई, अपने होम टाउन इसलिए नहीं लौटना चाहते क्योंकि उनके होम टाउन जो है, उनके होमलैंड में अब ग्रेन नहीं होता, ठीक है ना, यानी फसल ही नहीं उगती, स्टॉर्म्स की वजह से, तूफान की वजह से, मतलब मौसम के वजह से, मौसम के कहर की वजह से वहाँ इनके खेतों में अनाज नहीं उगता। उसकी वजह से इन लोगों के लिए ओनली बून क्या है इनकी लाइफ में, ठीक है ना। तो 2 में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, आई कार्ड और राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड का तो जिक्र भी नहीं है चैप्टर में, है ना। तो अगर ये नियर है तो आप इसको फिर से दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उनके लिए आइडेंटिटी, अस्तित्व उनका इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है फूड, और फूड का रिलेशन किससे है, राशन से। उसी तरीके से आइए बी पर पहुंचते हैं, बी में है ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड एंड टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड ही रोट समथिंग ऑन द बोर्ड, कुछ लिखा उन्होंने, कौन है ये ही कौन है, चैप्टर पहचाना आपने, यही है लास्ट लेसन के एम हेमिल, ठीक है, तो एम हेमिल हो गए। आगे बढ़िए, अब पूछ रहे हैं कि उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा, पूरी ताकत लगा के उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे वी वाला फ्रांस, उन्होंने लिखा फ्रांस जीता रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस। तो ये ध्यान रखिए, ये आंसर हो गया। उसी तरीके से एम हेमल क्यों इमोशनल हो गए, क्या वो पोस्टेड आउट यानी पोस्ट आउट हो गए थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, या वो जर्मनी जा रहे थे, या रिटायर कर रहे थे, तो इन तीनों में से कहीं का कोई जिक्र नहीं है, बस वो इसलिए इमोशनल थे क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन था। उसके बाद से कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन को जिसकी वजह से प्रेजेंट सिचुएशन आई है। अब प्रेजेंट सिचुएशन बच्चे यहाँ ना अगर आप आंसर्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको सब सही लगेगा, ये देखिए 1 2 3 4 कैसे बता रही हूँ। इम्पोर्टेंस नहीं दी लोगों ने फ्रेंच को, ये चैप्टर में है, फ्रेंच लैंग्वेज को। वॉर की ब्रुटैलिटी के बारे में भी बात की गई है, फ्रैंको प्रुशियन वॉर है। पॉलिटिकल इंस्लेवमेंट भी है जहाँ पर प्रुशियंस जो हैं वो जर्मन्स के ऊपर इंस्लेव कर रहे हैं, उनको उनको उन्होंने पॉलिटिकली उनको हरा चुके हैं वो लोग, और पूरा डोमिनेट कर चुके हैं उनके कंट्री को। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म की बात कहीं ना कहीं हुई है, देयर इज़ दैट language, importance of language discuss, and then lack of that attitude, lack of giving importance
टू देयर मदर टंग, टू देयर लैंग्वेज इज ऑल्सो गिवन। शोविनिज्म की भी बात हो रही है। तो चैप्टर में तो भाई चारों की बात हो रही है। अब आप करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे ये देखिए। अब हम आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन है कि एम हेमल जो है वो देश छोड़कर जा रहे हैं, आज उनका आखिरी दिन है, यही है। किस वजह से हुआ? क्या इम्पोर्टेंस नहीं दी फ्रेंच को इसकी वजह से? बिल्कुल नहीं। वॉर की वजह से भी नहीं जा रहे। वॉर एक कारण है लेकिन सिर्फ वो कारण नहीं है। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म की तो बिल्कुल बात नहीं है। पॉलिटिकल इंस्लेवमेंट, यानी प्रुशियंस ने वॉर के बाद पॉलिटिकली जर्मन्स को इंस्लेव कर लिया है, इसलिए अब यहाँ पर जो है सॉरी फ्रांस को इंस्लेव कर लिया है जर्मन्स ने, और अब यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है पॉलिटिकल इंस्लेवमेंट करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये एक एक्सट्रैक्ट आप देखिए, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। कौन कह रहा है? यहाना कह रही हैं। और कौन है भाई ये ही? तो सीधी सी बात है, ये ही है हमारे POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर। उसके बाद से आते हैं सॉरी ये उसके बाद से क्या हुआ इस बंदे को? ये ज़ख्मी हो गया युद्ध में, या सिडाओ का पेशेंट है, या एक इंजर्ड फिशरमैन है? ये तीनों रूल आउट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। बिकॉज ही इज़ अ वुंडेड पर्सन बट ही इज़ बीइंग वॉश्ड अशोर ऑन अ जापानीज कोस्ट। ये हो गया। अब ये जो एस्केप्ड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, ये कैसे, क्या बंदूक की गोली की वजह से बच गया, उसको सरवाइव कर गया, ब्रेव कर गया, मतलब बहादुरी से जी गया, रॉक्स ने इंजर किया, या फिर फ्यूरियस वेव्स में उसे वो बह रहा था। तो देखा जाए तो सब सही है, सारी तीनों की तीनों चीज़ें सही हैं। ठीक है ना? तो और ये एस्केप्ड प्रिजनर ऑफ वॉर बोला है, इसलिए ये तीनों ही चीज़ें उसके बाद उसके साथ हुई हैं, तो यहाँ पर तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। डॉक्टर सराव ने एंड में क्या किया सबको मालूम है। वो ना मार पाया, ना हैंड ओवर कर पाया, ना एसेसिन्स को दे पाया, वो सिर्फ उनको उसको सेव कर पाया। ठीक, तो आई एम श्योर ये बहुत ईजी है, आप आराम से कर लेंगे इस चीज़ को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है बच्चों आपका, ये पोइट्री से आएगा। इसमें 2 एक्सट्रैक्ट होंगे और उन 2 में से कोई एक आपको करना होगा। तो आई एम श्योर ये लाइंस पढ़ के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये हमारे कीपिंग क्वाइट पोएम का है। पैब्लो नेरूदा इसके पोइट हैं। और क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। कि पोइट ने जब रिक्वेस्ट किया लोगों को क्या टू कीप क्वाइट, किस लिए भाई, वजह क्या थी, क्यों वो चाहते हैं? साइलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, बिल्कुल सही। क्या वो नॉइज़ को अवॉइड करना चाहते हैं? बिल्कुल सही। क्या वो फ्रेंडली रहना चाहते हैं? इसका तो जिक्र नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इस उम्मीद में कि लोग ज़्यादा थॉटफुल बने और पीसफुल रहें, बिल्कुल ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो इसी पर फोकस किया गया है, तो इसलिए ये आंसर्स गलत हो गए। ठीक, अब आते हैं व्हाट डज द पोएट वांट टू डू फॉर 1 सेकंड। क्या चाहते हैं लोग, क्या करें 1 सेकंड के लिए? भाई लोग गाना गाएं, आंखें बंद कर लें, चुपचाप खड़े रहें, साइलेंट हो जाएं और मोशनलेस हो जाएं। तो देखिए गाना गाने का बिल्कुल जिक्र नहीं है, आंखें बंद करने का भी नहीं है। हाँ, स्टैंड क्वाइटली का है, लेकिन सिर्फ स्टैंड नहीं करना है, हमको शांत भी रहना है, मोशनलेस भी रहना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा आंसर बढ़िया है। आई एम सॉरी, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, तो ये आप ध्यान रख लीजिए, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद से ये मोमेंट जो है नो एक्टिविटी का, ये लोगों को कैसे हेल्प करेगा? क्या लोग हेल्दी रहेंगे, क्या वो खुश रहेंगे, क्या वो काम आसानी से कर पाएंगे? ये तो बहुत ही जनरल से आंसर हैं, बिल्कुल तीनों सही हैं। लेकिन पोएम के रेफरेंस में जाइए तो वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये मोमेंट एक तो उनकी हेल्प करेंगे रिलैक्स करने में, और उसके बाद वो थॉटफुल होंगे अपनी हीडलेस एक्टिविटीज़ के बारे में। जो एक्टिविटीज़ वो करते चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे, तो वो पॉज करेंगे, पॉन्डर करेंगे, सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं उससे किसका नुकसान है, हमारा अपना नुकसान है। ठीक, उसके बाद से व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो इंजन्स एंड नो क्राउड। अगर इंजन्स और क्राउड नहीं होंगे तो क्या होगा? नॉइज़ जो है वो नहीं होगी, क्राउड नहीं होगा रोड पे, ट्रैफिक रश नहीं होगा, बिल्कुल सही। लेकिन पोएम के रेफरेंस में आइए तो वो एक परफेक्ट और हैप्पी मोमेंट क्रिएट करेगा। ये है इसमें, आपको अगर वो लाइन याद हो, एक अनयूजुअल सा, एक स्ट्रेंज सा सन्नाटा होगा, मोमेंट होगा। ठीक है ना? तो ये तीनों गलत हो गए, करेक्ट आंसर ये हो गया। ठीक, इस तरीके से चेक किया जाता है आंसर्स को। अब आते हैं नेक्स्ट में, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। आई होप आप पोइट्री तुरंत पहचान जाएंगे। पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय होम? जॉन कीट्स। ठीक,
एंडलेस फाउंटेन किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? एंडलेस फाउंटेन रेफ़र कर रहा है जो ब्यूटीफुल बाउंटीज़ की बात हो रही है पोएम में। फिर सिनोनिम पिकअप करना है आपको पेरिनियल के लिए, और इसी में से पिकअप करना है। तो कितना आसान है भाई, 4 लाइन है। 4 लाइन में मुश्किल से 24 शब्द हैं। 24 शब्दों में से आधे तो प्रीपोजिशन, आर्टिकल और हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउंस हैं, उनको तो वैसे ही छांट दीजिए। तो भाई बचा क्या? तो पेरिनियल का हो गया आपका एंडलेस। ठीक, बहुत आसान। फिर हु आर द माइटी डेड, कौन है ये माइटी डेड लोग? क्या ये भगवान हैं जो गॉड्स हैं ऊपर, या सारे ब्यूटीफुल बाउंटीज की बात हो रही है? इनमें से कोई नहीं। तो भाई कोई नहीं का तो अभी नहीं बता सकते, एक और चीज़ है तो देख लेते हैं। ग्रेट मैन एंड वॉरियर्स हु ग्लोरीफाइड डेथ, तो क्या वाकई यहाँ वॉरियर्स और मार्टियर्स की बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो ये सब ऑटोमेटिकली गलत हो गया और ये करेक्ट हो गया। किन के लवली टेल्स की बात हो रही है? किन की कहानियाँ सुनी और पढ़ी जाने की बात हो रही है? कहानियाँ सुनी और पढ़े जाने की बात हो रही है मार्टियर्स की। हमारे ये वही ग्रेट मैन और वॉरियर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया डेथ को। उनकी सेक्रीफाइसेस की वजह से उन्होंने अपने होमलैंड को, अपनी मदरलैंड को प्राउड फील कराया। ठीक है, वो ऐसे लोगों की बात हो रही है, उनके सेक्रीफाइसेस की स्टोरीज, उसको लवली टेल्स कहा गया है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये भी एमसीक्यू स्टाइल होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं और 10 में से आपने कितने करने होते हैं बच्चों? कोई 8। इतने चॉइसेस कहाँ मिलते हैं? तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव और बहुत ही स्कोरिंग है ये। और अब आप आते हैं, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए एज अ लेट विंटर्स मून कौन सी पोएम है। पोएम का नाम है माई मदर एट 66, और पोएट्रेस का नाम क्या है? कमला दास। याद है आपको सबको? नहीं याद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए। मैंने सारी पोम्स पर, सारे ही लेसन्स पर ऑलमोस्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। 1-2 चैप्टर बाकी हैं, मैं फटाफट वो भी कर दूंगी विद इन 10 to 15 डेज़। ठीक, तो खैर अब इस पे आइए। अगर आपने मेरे वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो आप इसको तुरंत पहचान जाएंगे। और ये एज, क्योंकि एक लिंकिंग वर्ड है और माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमिली। उसी तरीके से ये जो बैठे हैं बैक बेंच पे, कौन सा चैप्टर का है? लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन किसने लिखा है? अल्फोंसो डोडे। किसकी बात हो रही है जो लास्ट बेंच पे बैठे हैं? विलेजर्स की बात हो रही है। सन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? कौन से सन की बात हो रही है? ये तो आपको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम एट स्लम। किसने लिखा है पोएम? स्टीफन स्पेंडर ने। सन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सन लास्ट की 2-3 लाइनों में सिर्फ सन का जिक्र है और ऊपर एक बार है सन। सन यहाँ डिस्कस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है वार्मथ को, अथॉरिटी को। मुकेश का क्या सपना है? मुकेश का सपना एयरप्लेन्स तो बिल्कुल फ्लाई करना नहीं है, टेलर भी नहीं बनना चाहता अपने पिता की तरह, और ना ही पढ़ना भी नहीं चाहता, पढ़ने का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। फिर जनरल जो है, जनरल कौन से चैप्टर में थे? द एनिमी। ठीक है ना? इस तरीके से आप चैप्टर प्लीज़ पहचानते जाइए। और उनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, स्टमक से रिलेटेड, एब्डोमेन से रिलेटेड? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जगह सिर्फ पूरे चैप्टर में जिक्र है कि उनको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। इसलिए बच्चों कहती हूँ रीडिंग करो चैप्टर्स की। रीडिंग नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आप नहीं पकड़ पाओगे, नहीं गैस कर पाओगे। और दूसरी बात, नहीं रीड करते तो एटलीस्ट मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं खुद वर्ड बाय वर्ड रीड करते हुए उसको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए और मेरे सारे वीडियोस देख डालिए, सारे लिटरेचर के। ठीक है, रॉजर स्कंक कैसा है? रॉजर स्कंक शॉर्ट था, पोनी था, या उसकी स्टिंकिंग स्मेल थी? तो भाई उसकी तो बहुत बदबूदार स्मेल थी, तो ये हो गया बदबूदार था वो। उसके ऐसे पोएट का चाइल्डहुड फियर, पोएट का चाइल्डहुड फियर कौन सा पोएम हो गया? माई मदर एट 66 आ गया फिर से। एजिंग की तो बात हुई है, मदर की इलनेस की बात भी हुई है, कोचीन पहुंचने की बात हुई है। लेकिन भैया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है पोएट का चाइल्डहुड फियर जो है वो है सेपरेशन फ्रॉम मदर। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, सैम कौन था? कौन सा चैप्टर है भाई? 3rd लेवल चैप्टर का नाम है, जैक फिनी ने लिखा है। 3rd लेवल में सैम कौन है? साइकेट्रिस्ट हैं, बाद में वो बिजनेस भी करता है हे और ग्रेन का। उसके बाद वो चार्ली का फ्रेंड भी है, साइकेट्रिस्ट भी है, सिंगर नहीं है भाई। तो ये गलत हो गया, लेकिन ये तो सही है तीनों। अब क्या करोगे? तो सबसे परफेक्ट आंसर पे पहुंचोगे, और वो है वो चार्ली का दोस्त भी था और साइकेट्रिस्ट भी था। तो ये करेक्ट आंसर हो गया, ये सब गलत हो गए। ठीक, उसी तरीके से रैट ट्रैप पेडलर ने क्या चुराया? रैट ट्रैप पेडलर तो भाई वायर भी चुराता था,
30 क्रोनोर भी चुराए थे। यहाँ टोबैको रोल और काऊ का कहीं जिक्र नहीं है, उसने चुराया। अब इन दोनों से करेक्ट आंसर पे पहुंचिए। तो भाई वायर चुराता था वो रैट ट्रैप बनाने के लिए, लेकिन पूरा फोकस, पूरा चैप्टर 30 क्रोनोर के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसी से सारी कहानी बदलती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आ गया 30 क्रोनोर। किस प्रेसिडेंट की बात हो रही है डीप वाटर में? इस चैप्टर में अगर लास्ट के पार्ट में आप जाएंगे, ऑल यू हैव टू फियर इज योर फियर इटसेल्फ, किसने कहा था? ये रूजवेल्ट ने ही तो कहा था, ठीक है ना। और तो हम इस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने रीडिंग की होगी चैप्टर की तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल चिल्ड्रन। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है तो मैं पार्ट ए आज डिस्कस कर ले रही हूँ, पार्ट बी कल अपलोड कर लूँगी। तो प्लीज़ वॉच माय वीडियो एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। और जो है ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट पार्ट में है पूरा, प्लीज़ उसको पढ़िए। उसके बाद कल हम डिस्कस करते हैं पार्ट बी। बाय बाय।